अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा। चलिए देखते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो अभिकारक की तरफ हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड है। यह फेरिक ऑक्साइड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और इससे क्या बनता है, इससे फेरिक सल्फेट और जल बन रहा है और हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। हो सकता है कि आपने इस तरह के समीकरण को संतुलित करने की पहले भी कभी कोशिश की हो और आपको ये थोड़े मुश्किल लगे हों, ये थोड़े ट्रिकी लगे हों। और इसका एक कारण ये है कि इस सल्फेट समूह की वजह से चीज़ें वास्तव में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आपके पास यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यानी इस तरफ 7 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ सल्फेट समूह में 4 ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास 3 सल्फेट समूह हैं, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 1 यहाँ। तो इस सब से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, खासकर जब हमारे समीकरण में सल्फेट समूह हो। लेकिन याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि सल्फेट समूह एक साथ रहता है, इंटैक्ट रहता है। तो चलिए पहले सभी ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं जो सल्फेट समूह के बाहर हैं, उन्हें अलग से संतुलित करते हैं और फिर सल्फेट समूह को अलग से संतुलित करेंगे। तो हम एक प्रतिस्थापन के जरिए, एक सब्स्टिट्यूशन करके इस रासायनिक समीकरण को फिर से लिखने जा रहे हैं जो अभिक्रिया को सरल तरीके से दिखाने में मदद करेगा। तो मान लेते हैं सल्फेट X के बराबर है, सल्फेट समूह जो कई रासायनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो चलिए इस पूरे तामझाम को फिर से लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ फेरिक ऑक्साइड है, हम बस ऊपर वाली चीज़ को ही फिर से लिख रहे हैं। तो फेरिक ऑक्साइड प्लस कुछ सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन H2SO4 लिखने के बजाय हम H2X लिख रहे हैं और फिर इस अभिक्रिया से हमें अंतिम उत्पाद के रूप में फेरिक सल्फेट मिलेगा। फेरिक सल्फेट एक यौगिक है जिसमें 3 सल्फेट समूह हैं, जिसका मतलब है कि प्रत्येक अणु में 3 सल्फेट आयन होते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं X एक सल्फेट समूह है और यहाँ 3 समूह हैं, तो Fe2X3 फेरिक सल्फेट प्लस पानी H2O, यहाँ X सल्फेट समूह को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे एक एकल तत्व, सिंगल एलिमेंट की तरह मानते हैं और फिर दोनों तरफ X या सल्फेट समूहों की संख्या को मिला लेंगे। तो चलिए इस रासायनिक समीकरण को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करते हैं। तो आयरन से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 आयरन है, दाईं ओर हमारे पास 2 आयरन है, तो हमें आयरन की संख्या में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ऑक्सीजन पर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 ऑक्सीजन है और दाईं ओर हमारे पास 1 ऑक्सीजन परमाणु है जो हमें बदलना पड़ेगा। तो चलिए जल के 3 अणु ले लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अब यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो गए। अब चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हमारे पास इस तरफ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ दाईं ओर 6 हाइड्रोजन है, 3 गुणा 2। अगर हमारे पास दाईं ओर 6 हाइड्रोजन है और हमें यहाँ 6 हाइड्रोजन प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना होगा? तो हमारे पास यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2X के अणु हैं। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के 3 अणु लेते हैं और उनमें से प्रत्येक में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इससे कुल मिलाकर हमें 6 हाइड्रोजन परमाणु मिल जाएंगे। तो हमारे हाइड्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन जो सल्फेट समूह का हिस्सा नहीं है, इस समय संतुलित हैं। अब जांचते हैं कि क्या हमने सल्फेट समूह को संतुलित कर लिया है। तो समीकरण के बाईं ओर हमारे पास 3 सल्फेट समूह है, 3X है, तो हमारे पास यहाँ 3 सल्फेट समूह है और दाईं ओर भी हमारे पास 3 सल्फेट समूह है। तो इस समीकरण में इस समय सब कुछ संतुलित है। तो हमने इस अणु पर गुणांक यानी कोएफिशिएंट नहीं बदला, फेरिक ऑक्साइड पर ये वैसा ही रहा, लेकिन हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बदल दिया। हमारे पास फेरिक ऑक्साइड के प्रत्येक अणु के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के 3 अणु हैं। इससे हमें फेरिक सल्फेट का 1 अणु और पानी के 3 अणु मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फेरिक सल्फेट का 1 अणु और दूसरा उत्पाद है पानी के 3 अणु। तो बस इस तरह से आसानी से हमारा समीकरण संतुलित हो गया है।